नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी संबंध। तो आइए सुनते हैं कहानी। गौरी ने सपना देखा है। कहानी का सपना। पत्रिका का विशेषांक आया है जिसमें उसकी कहानी छपी है। सपने पर हकीकत जैसा विश्वास होता है, बस तब तक ही जब तक कि सपना टूटे नहीं। गौरी को सब कुछ सच्चा लग रहा है। वह पत्रिका उलटती पुलटती है। हर बार वही पन्ना खुल पड़ता है। अपना नाम और काम सामने है। पन्ने पर उंगलियां फिराओ तो शब्दों का स्पर्श भावना को और भी बल देता है। गौरी सोच के विमान में बैठकर झांसी पहुंच गई। अपनी आंखों से देख रही है। पत्रिका झांसी के एक स्टॉल पर बिक रही है। गजराज भैया खरीद रहे हैं। वह देखते ही रोशनी से खिल पड़ी। अरे, मैंने तो गजराज भैया से मना किया था कि अब मैं लिखती नहीं, पत्रिकाएं मत लिया करो, मगर वे ले रहे हैं। गजराज भैया सपने में ही जवाब देते हैं, मैगजीन खरीदने की लत तुमने ही लगाई, आज रोक रही हो, सो काय? बस इसलिए कि अब तुम नहीं लिखती। मत लिखो, और तो लिखते हैं। पढ़ना हमारी आदत हो गई है। आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। तंबाकू खाना छोड़ नहीं पाए आज तक। भैया, यह तंबाकू नशा है, मगर पत्रिका, हाँ है नशा। तुम्हारा नाम देखने का नशा। दूसरे तुम्हारा नाम देखें इस बात का नशा। तुम्हारा नाम न हो तो औरों का लिखा पढ़ें। अब तो यह भी नशा है। जैसे तंबाकू की जगह गुटखा खाओ, पान मसाला लो। बिट्टी, मजा तो तब आता है जब लोग अचरज में पड़ जाते हैं। हैं, गजराज की बहन गौरी लिखती है, सारा देश पढ़ता है। तब हम कहते हैं, हमें तुम सभ्य लोग पिछड़े हुए समझते थे। गांव के रहने वाले हैं, जाति से अहीर हैं। क्या इसीलिए पढ़ने गुनने का हक खो बैठे? सपने में गजराज भैया अपनी छोटी छोटी आंखें नचाकर कह रहे हैं, देखा, हम कहते थे ना, पढ़ने की आदत बनी रहने दो। ऐसा न हो कि तुम लिखो और हम पढ़े बिना रह जाएं। क्या तुम यह मान बैठी हो कि तुम्हारे कामों से हमें कोई मतलब नहीं? अब खुद ही देख लो कि तुम बहन की तरह घर में रही, लेखक की तरह हमारे एरिया के लोगों के दिल में बस गई। गौरी कैसे कहे कि अम्मा को यही बात जहर लगती है। बुलाकर महामाई की कसम दी थी और अपना कॉल धराया था। गौरी, जो तय कहानी किस्सा लिखे तो मोड़ी हमारा मरा मौत देखे। संतान माँ का कॉल तोड़े तो अपनी ही नजरों में गिरे। भैया बोले, अम्मा की यह सौगंध स्वार्थ में सिमटी हुई है, इसे तोड़ना ही अच्छा। तूने तोड़ दी, अच्छा किया। यह तुम कह रहे हो गजराज भैया? उस दिन क्या भाभी सामने आ गई थी जो मुंह पर ताले पड़ गए थे? चुप रहकर मुझ पर वार किए थे। अम्मा को क्या समझाती कि संपादक बैरी हो गए हैं, हरदम सवाल करते हैं रचना का। वह तो मैं तुम्हारी बेटी दायरे से बाहर नहीं निकलती, जड़ होकर सुनती रहती हूँ। लेखन निखर रहा है। यह क्या किया? शिखर की ओर बढ़ रही थी और कलम रख दी। उदाहरण देते हैं, ऐसे ही अल्लाह ने किया, ऐसे ही फला चुक गई, यही ढिका का हश्र हुआ। कुछ के साथ ऐसा ही गुजरता है, कुछ इज्जत से रिटायर हो जाते हैं। सूखती कलम घसीटने से अच्छा है कागज भी उठाकर रख दो। खुद भी चयन करो और पाठकों की परीक्षा ना लो। नामी नाम का भूसा मत परोसो। गौरी की दास्तान इनमें से कोई नहीं। उसके भीतर स्याही नहीं, आग दहकती है, पर किससे कहे? चुपचाप सुनती रहती है। लोग चार कहानियां लिखकर सोचते हैं वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। भाई, यह दौड़ बड़ी लंबी है। गौरी लंबी दौड़ की धावक नहीं बन सकती। उसके हाथों में जननी, पालनहार और स्वर्ग से बड़ी मां की हथकड़ियां हैं। जननी का जन्म पीने पचाने के लिए होता है गौरी, पर इतेक समझे रहना कि इसे इमरत पीने के लिए कोई देगा नहीं। दिन बीते, महीने गए, बात सालों बीत जाने पर आ गई। समकालीन लेखक लेखिकाओं ने कहा, गई। न लिखने के कारण ढूंढे जाते हैं, न लिखने के सुख चैन तो देखो। तो कटीली नजर से देखते थे, हमदर्द हो गए थे।
जिनकी आंखों में रेत उड़ती थी अब सुंदर घटाएं उमड़ती हैं। जिन्होंने मुंह के सामने मरने की बद्दुआएं दी थी अब बलैया ले लेते हैं। गौरी समझ रही है मरते हुए आदमी पर हमदर्दी लुटाने का यह अंतिम दृश्य है। वे उसके नाजुक हृदय से छेड़छाड़ करना छोड़ चुके हैं। क्या पता दिल दुखे, आह निकले और कहानी बनने के आसार हो जाएं। समकालीन प्रिकॉशन ले रहे हैं। गौरी क्या करे, दिल को संकुचन का रोग लग गया है। क्षमा जैसी प्रवृत्ति छूमंतर हो गई है। हृदय की सक्रिय नालियों में एशिया के सिवा कुछ बहता नहीं। हर लिखने वाला दुश्मन लगता है। गाहे बगाहे जो मिल जाता है इसी से आशा जोड़ लेती है कि वह कहे बहुत दिन से मैंने कुछ लिखा नहीं। सुंदरी मिश्रा की किताब का जिस दिन विमोचन था गौरी को भूख नहीं लगी, पेट में दर्द सा बना रहा। अविनाश शर्मा का उपन्यास समीक्षा के स्तंभ पर था, उसे हिचकी लग गई। सपने की बात है, कहानी छपी है, गजराज भैया पढ़ रहे हैं। वे अम्मा को हवा तक नहीं लगने दे रहे। जब अम्मा को गर्मी में बिजना नहीं मिला वे पत्रिका से हवा करना चाहती हैं। वे भाभी से भी छिपा रहे हैं। सपने के बाहर की बात यह है कि अम्मा का दिल दुखाना भाभी की मनोकामना है। वे आज्ञाकारी पुत्र हैं, सेवक पति हैं। तब क्या गौरी के कर्तव्य परायण भाई नहीं? वे असलियत जानते हैं कि अम्मा और भाभी जैसी दो औरतों ने घर की दुहाई देकर, खानदान की इज्जत का वास्ता देकर गौरी के हाथ से कलम नीचे गिरवा दी, जबकि अम्मा घर को दादा का घर बताती रही हैं और भाभी वंश परंपरा पर जब तक थूक देती हैं, क्योंकि यह खानदान उनकी वंश परंपरा का नहीं। सास बहू में बनती नहीं, ठनी रहती है। भाभी से पैज थी सो गौरी को न लिखने की कसम धराई। बहू की तरह भाभी को सास पर गुस्सा था। सास की बेटी को खारिज कर डालने का मामला बना लिया। इस सर्वनाश के बावजूद अम्मा ने यही जताया कि वे बेटी के मुकाबले बहू को कुछ गिनती नहीं। गौरी दूध की तरह फैल गई जिसे जमीन ही सोख ले। भाभी अक्सर घर के ब्याह समारोहों में ताल ठोकती हैं। 4 जनों के सामने सास ससुर की इज्जत जो बड़ी हो जाती है। बड़ी इज्जत को गिराने में अपना पराक्रम चौगुना बड़ा देखता है। सो बबलू यानी कि अपने बेटे की सगाई पर ऐलान किया, पनका मेहतरानी को बुलाओ पर गौरी बिन्नू को नहीं। काहे काहे? हमारी मर्जी। हाय घर की बिटिया, बिटिया होने के नाते ही पूजेगी। गजराज की दुल्हन हमारी बेटी, बेटी अब ना माय की रही ना सासरे की। काय नहीं रही? काय से कि उन भोला खुर्जी वालों के संगे फिर रही हैं जो पनमेसुरे भिखारियों की सी ध्वजा बनाए फिरते हैं। देखी नहीं जब झांसी में उनकी सभा भई थी, बिन्नू 4-5 को मोटर में संग ही बिठा ले आई। दैया बाल्टिन पानी लगे उनकी सफैयत में। कहते थे लिखने के मारे टाइम नहीं मिलता। अम्मा अपनी बेटी के बहिष्कार से ज्यादा उसके लेखक साथियों की निंदा से चिढ़ गई। जो बेटी को प्यारे थे अम्मा को दोगुने दुलारे थे। इसी प्यार के जोश में अम्मा 16 साल की लड़की की तरह आवेश में आ गईं। गजराज की दुल्हन, रखो अपना किराया भाड़ा। हमारा जवाई एहलकार है और जान लो कि एहलकार किन्हें मिलते हैं, पढ़ी लिखी बिटिया को ही ना। ते अपनी बहन भौजाई बुला ले, यही मन में है ना। भाभी बूढ़ी अम्मा के सामने जवान बहू की तरह तन गईं। हमारी बहन भौजाइयां यहां मुफ्त में नहीं खाती, पहले मशक्कत करा लेते हो। इसी से हम भी अपनी औकात नाप लेते हैं। गौरी बिन्नू घड़ी घड़ी चाय पीती हैं और अखबार में मोड़ दिए रहती हैं। यही है उनका काम। बेटी की करतूतों को मां न ढके तो कौन ढके? तुम भी बेचारी क्या करो। हम ढक रहे हैं तो तैं खोल रही है, और खोल। अम्मा चुनौती पर आ गईं। भाभी मिर्च खाए तोते सी टिटियाई। खोल ही तो नहीं रहे, खुली बात सबके सामने हो जाती है। सेसा वाली जिज्जी बेचारी रो रही थी कि तुम्हारी गौरिया ने पहले तो पोट पोट के बातें पूछी, फिर अखबार में किस्सा काट दिया कि उनकी बहू ने खुदकुशी नहीं करी, सास ससुर ने मरने को मजबूर किया। दरोगा अखबार लेकर उनके घर पहुंचा था, लड़का समेत पूरे घर को धमकाया।
बड़ी मुश्किल से 5,000 पर माना। पांव पड़ लेवे ऐसी गौरी के। सो अम्मा, अब न सेसा वाली आवे न डिकौली वाली, सब हाथ जोड़ रही हैं। वे ही नहीं, दच्चिन कक्को की कथा लिख मारी। वे बेचारी जेठ देवरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हारी बिटिया ने यह नहीं सोचा कि दच्चिन को रहना तो आखिर उसी घर में है। अब गौरी ले जावे उन्हें संग। घर के लोग और नाते रिश्तेदार तुम्हारी गौरी जैसे नहीं होते, जे बचावे नहीं फंसावे। वाहरी गौरी बिन्नू, अच्छी पड़ गई तुम। अम्मा दांत में उंगली दबाकर रह गईं। तभी गजराज भैया उनके पास से गुजरे। अम्मा ने बेटे के कुर्ते का छोर पकड़ लिया। गजराजा, तैं जोरू का गुलाम हो गया, सो अपनी बहन की काबिलियत भूल गया। लोग बाग पराए किस्से खुद के माथे पर चिपका रहे हैं, हमारी मोड़ी के सिर डाल रहे हैं। अपना और दूसरे का मान भारी होता है, सो दिया नहीं जाता। भाभी अक्सर भैया के बदले का जवाब खुद देती हैं। बेटा माँ का आदर ही साधता रहे, क्या विश्वास कि अम्मा ने ही उनसे जोरू का गुलाम कहकर उनके होंठ सी दिए। सो माँ की चुनौती को चुनौती दी भाभी ने। अम्मा जी, चलो मान लिया कि सेसा वाली जिज्जी किस्सा खुद के माथे चिपका रही हैं, पर हम तो पराया गूं अपनी पोंदन नहीं चिपका रहे। अपने घर की अक्षर अक्षर कथा फैल रही है क्रेशर पर। वाह मोटी किताब लिखी है ना तुम्हारी लाडली ने, वाह में अपने घर की भागवत है। लोग बाँच बाँच हंस रहे हैं। तुम तो वाह किताब के गीता रामायण कैसे दर्शन रोज करती हो। बही में अपने हल्के कक्का की बदफैली लिखी है। लिखा है कि अपने यशपाल की बहू ने खसम में पनैया लगाई और दाऊजू से पीरीत जोड़ ली। बताओ लो, बीमार दाऊजू से है तुम्हारी नाश हो जाए तुम्हारी। अम्मा जी, अपने खानदान की हाथ भर लंबी नाक और गज भर लंबी मूछें गौरी बिटिया ने ही काट ली। मिठू जात का बसोर यशपाल को सुना गया। 2 ब्याह करके लोग मर्दानगी की झंडी फहराते हैं। पहली जनी ने ही झंडी की लाठी तोड़ डाली। कहता था, किताब क्या है, दादा के खानदान का कच्चा चिट्ठा है। वाहरी गौरी, तुमने बेटी बनकर जन्म नहीं लिया, अवतार लिया है। नहीं तो इन बड़े बड़ों के कुकर्मों का पर्दा कौन फाड़ता। भले हमारे 200 रुपया उठ जावें, किताब मंगा कर मानेंगे, सेंत कर रखेंगे। बड़ी अनमोल चीज हाथ आई, गंगा सौंफ। अम्मा जी, वीरेंद्र मास साहब की जनी खेत में भाजी खोंटती मिली थी। आंखें नचाकर बोली, तुम्हारी ननद बाई ने सत्यनारायण जू की कथा लिख दी है। अब तो सेसा, ढेरी, अमगांव, चिरगांव तक की जनी मनी आर्डर कर करके दिल्ली से मंगा रही हैं। बिल्टियां छुड़ाई जा रही हैं। भाभी ने गौरी को अनुपस्थित पाकर सास के सामने कोहनी तक हाथ जोड़े। अरे मोरी ननंद रानी, अच्छी करी तुमने। भैया भतीजे कहाँ मौत छिपावे। अम्मा की बोलती बंद हो गई। आंखों ही आंखों में कहा, आगे। भाभी धरती पर धम्म से बैठ गईं, कपाल पर हाथ धर लिया। रुआंसे स्वर में कहा, आगे की बात अपने बेटा से पूछ लो। क्या क्या लिखा होगा गौरिया ने, अपने परिवार में क्या क्या घट चुका है। अम्मा ने स्मरण करने की कोशिश की तो यादों के धरातल पर सोनपुरा की बहू प्रकट हो पड़ी। इसी मिठो बसोर से डुकरो घिरवाई थी, कैसे न घिरवाते। 90 एकड़ जमीन की मालकिन मुकदमा जीतना चाहती थी, पर बित्ता भर जमीन से छीजना मंजूर नहीं था। बस बिनती में काम निकालने का गुर याद था। दादा पिघलने लगे, बात हाथ से जाने लगी। तभी अपने यशपाल ने बूढ़ी की कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया और जवाब मांगा। कहा, 50 बीघा हमारे नाम करोगी। पर डुकरिया क्या मामूली थी, नहीं मानी। कबूल करना मंजूर नहीं। कैसे न कैसे भगी, सो जंगल में छिप गई। अम्मा ने पड़ताल करनी चाहिए। गजराज, सोनपुरा की बहू की बावत तो कुछ लिखा पढ़ी नहीं करी गौरी ने। गजराज भैया ने भेद खोल दिया। अम्मा, सोनपुरा वाले केस पर ही तो किताब लिखी है, परसराम मास्टर ने अपने स्कूल में मंगा ली। अम्मा पर गाज गिरी। परसराम बहू के जेठौत सोनपुरा वाले। अब बंदूकें तनेंगी, लाठियां चलेंगी। अम्मा की क्या हिम्मत की आगे पूछें। वह तो गजराज भैया की अपनी रौ में बहे जा रहे थे। एक लड़की ने क्या रोल निभाया है मायके में,
जिसको ससुराल की अमानत समझकर पाला था, इलाके को कील रही है। अम्मा, फूलवती कक्को की तो अपने दादा ने मदद ही मदद करी। गौरी ने कागज पर जो लीपा पोता है, उसकी कहानी सुनोगी तो गश खा जाओगी। अधमरी सी अम्मा के मुंह से फूलवती का नाम नहीं निकला, हवा निकली। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, सो छाती पर हाथ रखकर खांसने लगी। बलगम भरी आवाज के बीच से स्वर फूटा। छिनारों के किस्सा लिख रही है, छिनार बन रही है, होते ही न मर गई। गजराज भैया फूलवती की चर्चा से नहीं, मां के नाते से सकुचाए। हार कर भाभी की ओर इशारा करके उठ गए। भाभी का मनचीता हुआ, जल्दी से जल्दी सातों कांड रामायण सुना दी। सार कुछ इस तरह था। फूलवती अपने बीमार पति को लेकर यहां आई थी। अपरूप सुंदरी फूलवती को गजराज भैया हेलन कहते थे। हेलन कैसी थी सो भाभी ने नहीं देखी, पर फूलवती का मैदा जैसा रंग था, कंजी आंखें थीं, काली धोती में और भी गोरी लगती थी। काया जवान थी सो कसी हुई थी। दादा ने उसके आदमी का इलाज किसी दया तरसवश नहीं कराया, फूलवती पर रीझने के कारण कराया। बस इसी से गांव बाहर बेड़ा में नया कोठा बनवाया। गौरी बिन्नू ने लिखा है कि दादा और कक्का ने फूलवती को अपने बीच ऐसे बांट लिया था जैसे पांडवों ने द्रौपदी को। कोठे के बाहर एक के जूता उतरे रहते तो दूसरा इस भेद को समझ लेता और लौट जाता। दूसरे की लाठी धरी होती तो पहला जान जाता और चल देता। अम्मा ने ऐतराज किया, जनी की दुर्दशा पर नहीं, अपना हक चिंता देखकर अपने अपमान पर भारी गुस्सा आया उन्हें। सो एक दिन दादा के जूते पोखर में फेंकवा दिए, लाठी चूल्हे में दे दी। पर इससे भी क्या होता है? औरतों की धौंस धौंस नहीं होती, गीदड़ भपकी मानी जाती है। इससे क्या शेर शिकार खाना बंद कर देते हैं? द्रौपदी बटी थी, बटी रही। अम्मा का विरोध बेअसर रहा, जैसे द्रौपदी का प्रभाव बेकार था। कौन कहता है कि द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था? लड़ाई तो राजपाट और सेना सत्ता के लिए हुई थी। औरत कहीं भी प्राप्त हो जाती है। अम्मा ने समझ लिया वे कुछ नहीं कर सकती, तो इस बेबसी ने उनको अपने ऊपर जुल्म ढाने के लिए उकसाया। वजूद के लिए लड़ नहीं पाई, मरना अपने हाथ रह गया। हाथों में कांच की चूड़ियां थीं, चूड़ियां सुहाग थीं, जी भरकर तोड़ी और फिर लोटा भर पानी के साथ लील ली। अम्मा के लेने के देने पड़ गए। बात अस्पताल तक आ गई। अम्मा अस्पताल रहकर आईं। दादा अम्मा की नादानी से आजिज आ गए तो खूब गुस्सा हुए, क्योंकि अभी तक उनका गुस्सा अम्मा के लिए पहाड़ रहा है। वे कभी लांघ कर कहीं नहीं जा सकीं। दादा ने अम्मा को फटकारा, हम बेसहारा मजबूर दुखिया औरत की सहायता कर रहे हैं, तुम्हें यह हमारा जुर्म लग रहा है? हम पुण्य का काम करें, तुम पाप विचारो। हम उसके आदमी को बचाएं, तुम मरने की धमकी दो। वेद पुराणों में क्या लिखा है? आदमी का मालिक ईश्वर है, औरत का मालिक उसका पति है। पति की अवज्ञा करने वाली को घोर नरक मिलता है। नरक? अम्मा दहल गईं, ऐसी डरी कि धर्म का प्रायश्चित करने पर आ गईं, क्योंकि नरक का वर्णन अपने पुजारी महाराज के मुंह से सुन चुकी थीं। पंडित ने एकादशी व्रत कराया। यह विधवा व्रत पति के विरोध के प्रायश्चित में करना है, विधवा योनि पार करनी है। अम्मा ने विधि विधान से व्रत किया। फूलवती का आदमी मर गया। अब अम्मा ने शिव का व्रत किया, 16 सोमवार। पंडित ने कहा, सौभाग्यवती के जीवन में प्रवेश करो, दादा का अंगूठा धोकर चरणामृत लो। तभी सूखे आसमान से वज्र गिरा। फूलवती को गर्भ रह गया। दादा और कक्का चुप चुप रहने लगे, क्योंकि फूलवती खुलकर भोग हबक रही थी। अम्मा और काकी के होश उड़ गए। दोनों पुरुषों ने आपस में मशवरा किया, छुट्टा बदकार औरत बुढ़ापे में हमारे सिर अपना भुतमुन्ना बांधना चाहती है। इसने इसी बहाने हमारी जायदाद पर कब्जा करने की ठानी है, पर यह हमारी ब्याहता तो नहीं, पर काला है। पर कानून भी कोई चीज है। बेशक इसके पहले के भी 10 यार होंगे। कानून को धता बताकर आदर्श विवाह की ओट में बैठ जाएगी। आजकल पंडा पुजारी आदर्श विवाह का अच्छा धंधा कर रहे हैं।
इसके लिए लठैतों की फौज रखते हैं, हथियारबंद बदमाशों से ही गवाही दिला दें। दया माया से संसार चलता होता तो कसाईगिरी धंधे का हिस्सा न होती। रहम तरस वाला आदमी असर खो देता है। फूलवती की तकदीर कि गजराज भैया वाली भाभी पहले से गर्भवती थी। धीरे धीरे भाभी के प्रसव का समय आ गया। फूलवती के पेट का जीव हाथ पांव मारने लगा। भाभी के बच्चा होने वाला था। फूलवती टहल के लिए हाजिर थी। दोनों संग संग अस्पताल गईं। ट्रैक्टर सजा था, ट्राली लगी थी, कक्का संग गए थे। इसमें क्या शक कि फूलवती दादा के मुकाबले कक्का से ज्यादा घुली मिली थी। कक्का उसके रूप के भक्त और जवानी के चाकर की तरह पेश आते। उसी झोंक में उसे एकांत में ले जाकर बोले, बहू के सामने हम कुछ नहीं कह पाएंगे, तुम मौका लगते ही अपनी भी जांच करा लेना। डॉक्टरनी की फीस हम भर देंगे। लो ये 200 रुपया धरो, फल और दूध लेती रहो, घी तो लाई होगी, खूब खुराक खाओ। फूलवती कुछ न बोल पाई, सिर्फ आंखें भर आईं। भाभी के गर्भ से बेटा पैदा हुआ। फूलवती के पेट में बीमारी निकली, गर्भाशय काट देना पड़ा। भाभी की गोद में बबलू खेल रहा था। फूलवती अपने पेट में घटी घटना के बारे में क्या जाने। डॉक्टर विद्या का रहस्य और कक्का की दयानतदारी ने ऐसा रंग दिखाया कि न रहा बांस न बजी बांसुरी। भाभी के बेटे के जन्म पर घड़ी घड़ी रमतूला बजा, बंदूकें दागी गईं। दस्टौन के दिन हजारों लोगों की पंगत बैठी। दादा और कक्का ने नई रंगीन पगड़ियां बांधी। विराट हवन का आयोजन हुआ। अम्मा ने घर की मालकिन की तरह नेक बांटे। नाई धोबी और बसोरों को काम न करने पर भी दोगुने नेक दिए। गौरी बुआ के लिए सोने की अंगूठी बनवाई। यशपाल ने देवर के नेक में मोटरसाइकिल की जिद की। फूलवती पेट बांधे खटिया में पड़ी रही, ऐसी चुपचाप कि उसकी किसी को याद ही नहीं रही। भाभी ने अम्मा को चेताया, अम्मा जी, गौरी बिन्नू ने ऐसी अजस कथा लिखी है अपने घर की। अम्मा अपनी हथेली कपाल पर मारकर ऐसी तड़पी जैसे बेटी ने मुड़ में पत्थर दे मारा है। फिर बोली नहीं, घायल बतख सी कराही। गौरा, ते मोरी कोक का कलंक। बाप ने कितनी होश फूल से पढ़ाई थी, उन्हीं के चाल चलन पर स्याही फेर दी कुलच्छनी। अम्मा ने भाभी के सामने सिर झुका दिया तो भाभी हमदर्दी में आ गई। रंज मलाल से क्या बदलेगा अम्मा जी, अमरोह के कन्हैया लाल तो बहक गए हैं। अब आई है असलियत सबके सामने। किताब तो किताब है, एक लिखा 100 बका। किताब में दबे छिपे रहस्य गांव से कस्बों तक और नाते रिश्तेदारियों में फैल गए। परिवार में त्राही त्राही मच उठी। घर वालों को राह घाट हाट बाजार और खेत खलियान में लोग मिलते, किताब की किसी बात को पकड़ लेते और छेड़ते, किसी प्रसंग से उलझते और बताते। सच में अब कोई करारा जवाब घर वालों के पास न बचा था। होता भी तो सुनने वाला लौटकर तमाचा सा मारता, हमें का पतौजू, सब तुम्हारी बिटिया की ही लिखा पढ़ी है। अब तक कभी खून का घूंट पीकर रह जाना परिवार में जाना नहीं, पर अब किताब बोलने न देती थी। बस इसीलिए गजराज की माँ जाई बहन का भाभी ने बहिष्कार कर डाला। पर अम्मा ने कहलवाया, गौरी जैसी बैठी हो तैसी चली आवे। ऊपर से अम्मा का सनातन वाक्य, अब हम ज्यादा दिन के नहीं। गौरी को न भाभी की बेरुखी मालूम थी, न अम्मा के बुलौआ का सबब मालूम। जाने का न्योता पाकर फूली न समाई। पति से प्रार्थना की और मायके जाने की मोहलत मांगी। गांव पहुंची, अम्मा के गले लगकर छोटी बच्ची की तरह रोई। अम्मा जानती थी कि पति के घर की सुख सुविधा में गौरी को कोई तकलीफ नहीं। बेटियां तो अपनी धरती के लिए रोया करती हैं। अम्मा अनमनी थी। गौरी के मन में उथल पुथल मची। भैया सदा सहायक रहे हैं। धीरे से कह दिया, असल में अम्मा अनमनी नहीं, तुम्हारी किताब को लेकर परेशान है। सास बहू में खूब ठनाठनी हुई है। अब दोनों डर रही हैं कि किताब और भी ध्यान से पढ़ी जाएगी। अब तक तो वह दिखाने की चीज थी, आले में सजी रहती थी। किताब, किताब में ऐसा क्या लिखा है?
क्या यहाँ वह सब हुआ नहीं जो लिखा है? सच ही तो लिखा है। वरिष्ठ रचनाकारों, सुधी समीक्षकों के अनुसार रचना की प्रामाणिकता अनुभव का आधार होती है। कोई विचार अनुभव से ही पैदा होता है। अम्मा डर क्यों रही हैं? भाभी बुरा क्यों मान रही हैं? शिकारियों के डर से कहीं शेरनी छिपती है? हाँ, शेरनी के डर से शिकारी भले छिपकर वार करे, लेखक शेर से किसी तरह कम नहीं। हाय, अम्मा आ रही हैं। अपनी सीधी सादी माँ से डर ही डर लग रहा है। गौरा, अम्मा ने प्यार का झरना खोल दिया। माँ के पास माँ की आवाज होती है, जैसे कोयल के पास कोयल का स्वर होता है। गौरी को लगा इसी आवाज की उसे जरूरत थी। भैया ने मुझे कितना डराया है। उसी मीठे माहौल में पूछने का दिल किया, अम्मा, झूठ बोलने पर, गलतियां छिपाने पर हमारे बचपन में तुम कितनी खफा होती थी। अब सच बोलने पर रूठ रही हो, सो क्यों? गौरी ने अपनी भाषा में बात की, जिसे अम्मा ने सिखाया था। अम्मा और वह एक दूसरे के और भी नजदीक आ गए। पहले अम्मा ही बोली, बेटा, गजराज की लुगाई ने राछरा कर डाला। बहू सास को नवाने के मौके तलाशती रहती है। तुमने अच्छा किया, अवसर दे दिया। कहते समय अम्मा के चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव लहरा रहे थे कि तूने मेरे शरीर से जन्म लिया है। तू जब मिट्टी के लोंदे के समान थी, मैं तेरी सहायक थी। आज मेरा बुढ़ापा है, तू मेरी सहायक बन। मैं और तू अलग तो नहीं। माँ बोली, तैं इतेक बड़े दिल्ली शहर में रहती है, वहां तमाम लोगों को जानती चीनती होगी। वहीं की किस्सा कहानी काय नहीं लिखती। तैं कहती है कि वहां कोई किसी की परवाह नहीं करता, पर यहां तो मोरी पुतरिया आदमी को आदमी ही नहीं जानता, चिरैया परेवा कि कुत्ता कौआ तक पहचानते हैं। एक पल के लिए गौरी हड़बड़ा गई। अम्मा ने पर्दे में रहकर इस घर का परचम लहराया है। उनकी बेटी पर्दा फाड़कर निकली और उस परचम की लाठी तोड़ दी। अम्मा इसे स्त्री का धर्म नहीं मानती। माँ ने अधिक स्पष्ट किया, अस्पेट भर में तुम्हारे बाप की तूती बोलती है। लोग डरते हैं सो सामना नहीं कर पाते। तैं कैसी पढ़ी लिखी है, इतेक बात नहीं समझती कि डाकू को डाकू के घर के आदमी डाकू नहीं कहते, बागी कहते हैं। अपनी नाली में पथरा घालो, अपने ऊपर ही कीचा उछालो। बिन्नू, दागदार उन्ना कपड़ा पहनकर बाहर कौन निकलता है? गजराज की बहू ने यही बात कहकर तुम्हारी किताब चूल्हे में बार दी। गौरी ने सुना तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होने लगा तो सांस ठीक से नहीं आ रही थी। अम्मा, तकलीफ के मारे उसकी आंखें बाहर निकल आईं। विलाप मन ही मन बहने लगा। अम्मा, बेटी जब सही गलत का भाव छोड़कर अपनी इच्छा की बात सोचती है तो भीतर से यह सच्चाई महसूस करती है कि भले ही उससे संसार खफा हो जाए, ईश्वरीय सत्ता की तरह माँ उसके पीछे खड़ी है। माँ ही तो बेटियों की आकांक्षाएं समझ लेती है। यह वरदान उन्हें प्रकृति ने दिया है, क्योंकि माँ और बेटी प्रकृति का स्त्री रूप हैं। माँ, तुम बूढ़ी होती जा रही हो तो क्या पुरुष प्रकृति में ढलती जा रही हो? इतने में भाभी आ गई। पीछे कक्का की बेटी सरिता थी। भाभी सरिता की ओर मुंह करके कुछ समझाने लगी। गौरी कोशिश करके भी कुछ न सुन पाई। भाभी ने घोषणा की, हम सरिता को सगाई के बखत की उठा धराई के बाबत समझा रहे हैं अम्मा। सबके सामने हर बात नहीं करी जाती। सबके सामने मतलब कि गौरी के सामने। भाभी की आंखों में ननंद के लिए बहिष्कार भरी नजर है। अम्मा मजबूर सी देख रही हैं। दोनों को देख देख कर गौरी जल रही है। भाभी का दिल नहीं भरा सो जले पर नोचा, बिन्नू, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तुम्हारे पांव पड़े, हमारे घर पर तो मेहर करो। लिखने पढ़ने की ऐसी सार लगी है तो अपने सासरे के मर्दों पर लिखो। सास ननद की फरिया उतारो, फिर देखें कि लालाजू कितने दिन सहन करते हैं। गौरी ने गहरी सांस ली। सासरे के किस्से? उसके सामने पति की तस्वीर आ गई। भाभी सोचती हैं कि पढ़े लिखे लोग तहजीबदार बोली बोलते हैं कि सज्जनता बात बात में टपके।
यह नहीं जानती भाभी कि पत्नी की औकात क्या है, हर पति समझता है। कैसे कहे गौरी कि तुम मायके वाले ही मुंह नहीं खोलने दे रहे, तो उस आदमी की उदारता का इम्तिहान किस बिना पर ले रहे हो? वह तो जीवन के 20 वर्ष बाद मेरी जिंदगी में शामिल हुआ है। नहीं पूछ सकी किसी से, नहीं कह सकी कुछ भी। समारोह वाला घर था, हर मुहूर्त खुशी से लवरेज था। भाभी काम से चली गईं, अम्मा को भी कोई बुला ले गया। भैया पहले ही जा चुके थे, वह अकेली रह गई। अकेलेपन का एहसास वसूले की तरह वजूद को छीलने लगा। रचना के स्तर पर स्वयं को छीलने काटने वाला लेखक क्या व्यक्तिगत संबंधों से भी ऐसे ही कट जाता है? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।